हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी पिता की तनख्वाह उसका ये हमारा पार्ट 2 है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेटा खूब ज़ोर से चिल्लाया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दवाई चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। क्या नहीं है कि ये सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। हद होती है चटोरेपन की। क्या बुढ़ापे में आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया है? विजय बाबू बोले, नहीं बेटा, वो तो मैं दवाई लेने ही गया था। वहीं हलवाई की दुकान पर जलेबी दिख गई तो तुम्हारी माँ के लिए ले आया। राधिका बोली, कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर आज पैसे कहाँ से आ गए? विजय बाबू बोले, हाँ बहू, वो मेरे पुराने बक्से में थोड़े पैसे थे, उसी से ले आया हूँ। वैसे तुम ये सब बात क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं? तरुण बोला, बाबूजी, ये आप मेरी पत्नी से किस तरह से बात कर रहे हैं और ये फालतू के खर्चे करने की क्या ज़रूरत है? दिन रात हम दो हैं और आप हैं कि जलेबियों का स्वाद ले रहे हैं। आपको पता है आप लोगों की दवाइयों की वजह से हम पर कितना बोझ बढ़ रहा है। फिर तो तरुण ने इतनी जली कटी बातें दोनों को सुनाई कि जलेबियों का मीठापन भी उन्हें कम न कर सका। राधिका बोली, पापा जी, पूरे दिन तो आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे हाथ पैर चलाया कीजिएगा तो आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। एक बार बैठकर खाने की आदत लग जाती है तो इंसान बेकार हो जाता है। सुमित्रा जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? अभी रिटायर हुए तुम्हारे ससुर को साल भर हुआ होगा और इतने कम समय में हम दोनों बेकार हो गए। राधिका बोली, बेकार नहीं है तो क्या है? अब अगर कोई अकेला बैठकर खा रहा है और दूसरा कमा रहा है तो अगला तो बेकार है ना, बोझ ही हुआ। जब आपके पति जाकर दवाइयाँ और आपके लिए जलेबी ला सकते हैं तो क्या बाहर जाकर मजदूरी या कोई काम नहीं कर सकते? विजय बाबू उम्मीद भरी नज़रों से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। बेटा चुपचाप खड़ा था, मानो वो अपनी पत्नी की बातों से सहमत था। सुमित्रा जी मन ही मन सोच रही थी, जिस पति के सामने पूरी दुनिया झुकती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे किया करती थी, आज उसी पर उसके बेटे बहू उंगली उठा रहे हैं। उदास सुमित्रा जी वहां से जाने लगी। दरवाजे पर बेटी और दामाद को खड़ा पाया। उन दोनों का मुंह खुला का खुला, मानो उन्होंने सारी बातें सुन ली हो। बेटी को देखते ही सुमित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने माँ को सांत्वना दी और उन्हें कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी सुमित्रा जी ने सबके लिए खाना बनाया, परंतु राधिका अपने कमरे से निकलकर नहीं आई। बाद में चुपचाप खाना खाई और अपने कमरे में चली गई। इधर दोनों दंपत्ति बेटी और दामाद से बैठकर बात करने लगे। सुमित्रा जी रो रो कर विजय बाबू से बोली, मुझे कहीं भी ले चलो पर मैं इस घर में अब एक पल को नहीं रहूंगी। सुमित्रा जी का दामाद बोला, माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों इस घर को छोड़कर जाएंगी? क्या आप भूल रही हैं कि ये घर आपका है? अगर किसी को जाना होगा तो वो आपका बेटा और बहू जाएंगे। आप तो पूरे हक से अपने घर में रहिए। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बेटी और दामाद अगले ही दिन वापस चले गए। सुमित्रा जी रोजाना की तरह सारा काम करती थी और बेटा बहू चुपचाप खाना खाते और दफ्तर जाते। विजय बाबू के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। वो अक्सर सुबह जल्दी घर से बाहर निकल जाते थे और शाम में लेट से आते थे। जब कभी सुमित्रा जी पूछती थी तो इतना ही कहते थे, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक रोज़ विजय जी ने सुमित्रा जी से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो तुम उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ बना देना। फिर उन्होंने बाहर से जलेबी और समोसे भी मंगवाए और एक छोटी सी पार्टी रखी। जब शाम में बेटा बहू लौट कर आए तो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए। तरुण बोला, बाबूजी ये क्या लगा रखा है? इस उम्र में पार्टी करना क्या शोभा देता है? और ऐसा क्या हो गया जो आपने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है? विजय बाबू बोले, बेटा तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है हर चीज़ जानने की, थोड़ा सब्र रखो। अरे हाँ देखो, आज मैं सबके लिए जलेबियाँ लेकर आया हूँ, तुम भी चखो, देखो स्वाद आ जाएगा। राधिका आगे बढ़ आकर बोली, आपकी 2 कौड़ी की जलेबी आपके पास रखिए। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो यहाँ बुड्ढों की पार्टी हो रही है। पूरे घर को गंदा करके रख दिया है। आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं हैं? तभी विजय बाबू के एक मित्र ने कहा, अरे भाई विजय, अब बता भी दो कि ये पार्टी किस खुशी में रखी है, वरना इस बार हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे और राधिका का गुस्सा आसमान पर पहुंचने लगा। विजय बाबू अपनी कॉलर ऊंची करके बोले, अरे यार, तुम यकीन नहीं करोगे, इस बेकार और अपने बच्चों को बोझ लगने वाले आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार नहीं हूँ और ना ही किसी पर बोझ हूँ। कान खोलकर ये बातें सुन ले यहाँ बैठा हर कोई। अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए विजय जी ने जोरदार आवाज़ में कहा। इतने पर बात खत्म नहीं हुई। विजय बाबू बोले, और खबरदार जो किसी ने मेरी पत्नी या मुझे बोझ और बेकार कहने की गलती दोहराई, मैं अपनी पत्नी और अपना खर्च आज भी उठा सकता हूँ।
विजय बाबू अपने एक मित्र नवल बाबू की तरफ बढ़े और बोले, मित्र तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंट की नौकरी लगवा दी। पता है तुम्हें, मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब तो हम हर महीने पार्टी कर सकते हैं। इसी खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। सबने विजय बाबू और सुमित्रा जी को बधाई दी और कुछ देर बाद सब चले गए। पूरे घर की हालत देखकर राधिका बुदबुदा रही थी तो सुमित्रा जी बोली, अरे बहू, घर मेरा है और हमने अगर गंदा कर भी दिया तो तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? कौन सा आज तक तुमने घर झाड़ू लगाया है या रसोई में पाँव रखती हो? ये घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो इसे होटल समझ के रखा है। आते हो, खाते हो और फिर कमरे में बंद हो जाते हो। तरुण बोला, माँ ये कैसी बातें कर रही हो? विजय बाबू बोले, बेटा शायद तुम भूल रहे हो कि आज जो तुम इतने बड़े अफसर हो गए हो तुम्हारी माँ की मेहनत और मेरे योगदान से। अरे रिटायर होने के पहले तक इस घर का सारा खर्चा तो मैं ही उठाता था। आज 1 साल नहीं हुआ कि हमारी दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया कि हम तुम्हें बोझ लगने लगे। पिता की बातें सुनकर तरुण की नज़रें ज़मीन में धंसी जा रही थी, पर राधिका के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिख रही थी। विजय बाबू अपनी बुलंद आवाज़ में बोले, बेटा तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें बोझ नहीं समझते, इसीलिए हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं। तुम अपने लिए कोई नया घर देख लो। मैं अपने घर में अपनी मर्जी और आज़ादी से रहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार और बोझ समझते हैं, क्योंकि इस 1 साल में मैंने जितने अपमान के घूंट पिया है, अब वो मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं अपने स्वाभिमान के साथ अपने मकान में रहना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनकर तरुण हैरान रह गया। वहीं राधिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन जोड़ घटाव लगाना शुरू किया कि पुणे जैसे शहर में किराए का मकान ढूंढना मतलब आधी तनख्वाह देना, ऊपर से घर खर्च, खाना पीना, तब तो कुछ हाथ में बचेगा ही नहीं। तरुण ने इशारे से राधिका को पिता से माफ़ी मांगने के लिए कहा। दोनों झट से विजय बाबू के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुमित्रा जी बोली, बेटा तरुण, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, पर जो तुम्हारे बाबूजी जो कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं। अब हम अपने घर में अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, तो तुम भी अपने आशियाने का इंतजाम कर लो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, पर बेटे के प्रेम से बढ़कर मेरे लिए पति का स्वाभिमान है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। विजय बाबू बोले, बेटा अब तुम हमें बोझ समझो या बेकार, पर हम तुम्हें अपना अंश समझते हैं, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस घर पर हमारा ही अधिकार होगा। हमारे मरने के बाद इस घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर विजय बाबू पत्नी को लेकर कमरे में चले गए। उस रोज़ राधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या खोया और क्या पाया। आज उसे समझ में आया कि उसने एक स्वाभिमानी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। उसको ठेस पहुंचाना कितना घातक होता है। आखिरकार 15 दिन बाद तरुण और राधिका को उस घर को छोड़ना ही पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।